पति अजय के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं अकेली थी। अब तो एक लम्हा भी सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं अक्सर यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल कर जाया करते थे। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता कि शायद बाहर कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हों। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूं तो मोहल्ले में मैं कभी कभार ही निकला करती थी, लेकिन आज मैं आसपास के घरों में गई थी। सबसे यही कहा कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी अकेले पुरुष को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली वाले ही आएं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी कोई किराएदार आ जाएगा। शाम के वक्त मेरे घर में कुछ लोग आ गए थे, जिसमें एक बुजुर्ग और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और बोली, आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपके आने का मकसद भी जानना चाहती हूँ। वो आदमी कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। मैंने सर हिला दिया और बोली कि मुझे भी किसी शरीफ सी फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे की रंगत ही बदल गई। फिर वो लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं हैं, बल्कि मेरे पति हैं। ये अल्फाज उस कम उम्र वाली लड़की ने बोले थे। इस सारी बातचीत में वो पहली बार बोली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। ना जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैं जल्दी से बोली, मेरी बात से आप लोगों का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और शब्द नहीं थे। वह बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी या नहीं। मैं बोली, क्यों नहीं। फिर मैं उन दोनों को ऊपर वाला पोर्शन दिखाने ले गई। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीबी की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत परेशान और घबराई हुई है और उदास भी है, मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम हो। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आ गया। किराए की बात हुई तो वो अधेड़ व्यक्ति मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार था। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस लेकर नीचे आ गई। मैं चाहकर भी जो ये लड़की सुमन थी और उसका पति राम भवन, उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। सुमन बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ना जाने उसके माँ बाप की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी राम भवन को दे दी। मुझे सुमन में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो, अब तो वो यहीं पर रहेगी तो मैं उससे सब कुछ जान लूंगी। खैर, शाम हुई तो मुझे मेरी मम्मी की वो पुरानी बात याद आने लगी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो मम्मी एक पहर का खाना उनको ज़रूर बनाकर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि ना जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं केवल अपना खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की तरफ चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी कि जब दरवाज़ा खुला, सामने राम भवन खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन, आप बिना वजह परेशान क्यों हुई। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। फिर ये तो मेरा फर्ज बनता था। आप लोग मेरे साथ रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। मैं बोली,
आज के दिन सुमन आराम कर ले, वैसे वो है कहाँ, मैं जरा उससे भी मिल लूँ। इतना कहकर मैं रूम में जाने ही लगी कि वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, दरअसल सुमन सो रही है, उसके सिर में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ। अगर वो आधी नींद से जाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से उठ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे आ गई, मगर मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवाल ने सर उठा लिया था। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो लोग यहाँ किराए के तौर पर आए थे। रात बीत गई, मैं सुबह उठी, पूजा पाठ की, फिर मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि सुमन मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, मगर ये मेरा बस ख्याली पुलाव ही साबित हुआ था। मैंने बहुत देर तक सुमन का इंतजार किया, मगर वो नीचे नहीं आई। पूरा दिन बस यूं ही बीत गया। रात होते ही मैं खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई, मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ पड़ी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति का देहांत हुआ था, तब से मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। ये आवाज़ थमी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। यूँ करते करते पूरी रात कट गई थी। जब सुबह हुई तो जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ कम हुई। मैंने नहाकर पूजा पाठ किया। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। तभी मुझे राम भवन नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत घबराया हुआ लगा। उसने मुझे नमस्ते किया और जल्दी से वहाँ से निकलकर बाहर चला गया। मैंने इस मौके को सुनहरा समझा, क्योंकि कल से सुमन के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, उसकी हालात के बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ पहुँच गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इस इंतज़ार में खड़ी हो गई कि अभी सुमन दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। और यह कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी देखी नहीं थी। मैं वापस पलटने के बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी सुमन की घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी, दीदी आप हैं ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। मुझे सुमन के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, दीदी दरवाज़ा मैं कैसे खोलूँ? राम भवन बाहर से ताला लगा कर गया है। मैं इसकी बात सुनकर शॉक्ड सी रह गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी। मैं बोली, सुमन तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, दीदी मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही गम सताता रहता है कि मैं उसे धोखा न दे दूं। मैं सुमन के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? उसकी जख्मी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो बोली, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपए पैसे कपड़े जूते, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं सुमन से बोली, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे अपनों ने नहीं की, फिर आप क्या करेंगी? आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो सुमन बोली, प्लीज़ आप राम भवन से कुछ मत कहिएगा कि आप यहाँ पर आई थी, या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। शाम हुई तो राम भवन वापिस आ गया। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में ना रखता तो कितना अच्छा होता। हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, मैं अपने गम बांट लेती। मगर अब क्या हो सकता था। खैर मैं अपने रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी, और आज भी वही हुआ।
जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कान लगाया तो ऐसा लगा जैसे यह आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। अब चीखने की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमन है। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा ही गई थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी आवाज़ दी हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे सुमन की चीखने की आवाज़ और साफ साफ आ रही थी। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसीलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज रात सुमन की फिक्र से मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं बरामदे में ही बैठी रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। सुबह जब राम भवन घर के नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। मैं बोली, राम भवन जी, मेरी बात सुनिए। मैंने उस आदमी के चेहरे पर खौफ बढ़ता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। आपको सुमन की फिक्र हो रही है ना, कि वो क्यों चीखती रहती है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। आपके पास कोई हल हो तो मुझे भी बता दें। मैंने देखा कि राम भवन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, मुझे यह बताएं कि इसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बता पाऊंगी ना। राम भवन ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, सुमन की सबसे बड़ी समस्या इसके नापसंदीदा आदमी से शादी करना है। मैंने हैरत से राम भवन की तरफ देखा। वो हंसा और बोला, मेरी शकल और सूरत को गौर से देखिए और मुझे बताएं कि क्या सुमन जैसी कम उम्र की लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं सुमन के बाप की बातों में आ गया। उसने मुझसे 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। उन्होंने 1 साल के वादे पर लिया था, लेकिन 4 साल गुजर गए थे। वो कर्जा वापस नहीं लौटा रहा था। मैंने कह दिया कि अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूँ करो कि पैसों की जगह मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उनकी बात सही नहीं लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर उसके साथ इसको विदा कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं सिर्फ 24 वर्ष का था और मेरी बीवी 18 वर्ष की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर फिर एक रोड एक्सीडेंट में वो मर गई। मैंने अपनी पत्नी के साथ वफा निभाई और 50 वर्ष की उम्र को पार करने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। फिर मैं सुमन के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात सुमन ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो मुझे हर रात जलील करती है और चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी पत्नी पर जुर्म करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग सुमन की वजह से मुझे जीने नहीं देते हैं। अभी मेरा ये चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ लिए थे और बोला था कि मुझे यहाँ पर जलील मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें सुमन का भी कोई कसूर नहीं है। वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। मैं ये सब बातें सुनकर दंग सी रह गई। मैंने बड़े गौर से राम भवन के चेहरे की तरफ देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं उनसे बोली, मैं आपसे एक निवेदन करूं। वो बोले, जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप सुमन को बंद करके ना जाया करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। वो परेशान हो गया और बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ
पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? मैं बोली, अगर सुमन ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। बस आप मेरी ये बात मान लें। राम भवन मेरी तरफ बड़ी गौर से देखता रहा और फिर अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला, आप होशियार रहना। जैसे ही आपको महसूस हो कि सुमन को गुस्सा आ रहा है तो फौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो राम भवन उठकर चला गया और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे सुमन सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसको पुकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वो हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस तुम्हारी दीदी का कमाल है। सुमन रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, दीदी, मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकूं। सुमन, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है। आज यहाँ तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? हालांकि मैंने राम भवन की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं सुमन की तरफ की भी कहानी जानना चाहती थी। वो घबरा गई, कहने लगी, नहीं तो मैं नहीं चीखती। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। राम भवन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही पलटी मारी थी। कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वो मुझसे बोली, दीदी, आप मुझे अपने नीचे का फ्लोर दिखाएं। आपने कैसे सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि मेरा पति घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ, आ जाओ। मैं सुमन को अपने साथ लेकर नीचे आ गई। हम दोनों नीचे आ गए तो सुमन ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से डर गई। मैं बोली कि क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी, ना जाने वो मेरे पति ने कैसे सुन ली थी। शायद उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। इसीलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बिना वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें ताकि मेरे पति की सच्चाई सबके सामने आ जाए। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीबी की बातों में फंसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगे थे। सच्चाई तक पहुँचने का एक ही हल था और वो था कि मैं सच में ऊपर वाले पोर्शन में कैमरा लगवा दूं। मुझे इन दोनों मियाँ बीबी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर राम भवन मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए और अगर सुमन बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। शाम को मैंने मैगी बनाई तो सोचा कि सुमन को दे आऊं। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में सुमन की आवाज़ पड़ी। वो बोल रही थी, आज रात पूरी तैयारी के साथ आना। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदम से लौट आई थी। मेरे सामने सुमन का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद सुमन गलत थी। वह रात को अपने किसी आशिक को घर पर बुलाती थी और राम भवन को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सिसकती हो ताकि राम भवन को बुरा समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा लगाने वाले से कई बार बात की। उसने कहा मुझे आने में वक्त लगेगा क्योंकि मैं गांव आया था। फिर मैंने अपनी एक दोस्त को, जो एक लेडी कांस्टेबल थी, उसे फ़ोन किया और सारे हालातों से आगाह कर दिया था। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी टीम की ज़रूरत है। आज रात मेरे घर आ जाना, लेकिन पूरी तरह से छुप कर आना। मैं खाना खाकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई और खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा।
मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, शीतल, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो एक गिरोह का हिस्सा थे। इनका तरीका ये है कि वो बेसहारा और अकेले लोगों के घर में मासूम बन के रहते हैं और फिर उनको चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। पति बीवी पर इल्ज़ाम लगाता और बीवी पति पर। इस तरह लोग उनके मामले में उलझ कर बाकी सब कुछ भूल जाते थे। फिर ये सब कुछ लेकर चंपत हो जाते थे। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। राम भवन और सुमन पति पत्नी नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ बेचारा बनने का नाटक कर रहे थे। तुमने खुद सुमन को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो शुक्र करो जो सुमन की बातें तुमने सुन ली थी। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा किया था। सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक कि कपड़ा बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुँच गए और यूं तुम्हारी चीज़ें बच गई। मैंने शीतल की बातें सुनी तो मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार रखने से भी डर लगने लगा है। मैं तन्हा ही रहती हूँ। मेरे ख्याल से ठगी की सौगात से अकेलापन 1000 गुना बेहतर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।